नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चोर हैं या ईमानदार हैं, इसका फैसला अदालत से अभी होना है। लेकिन अदालत के साथ साथ केजरीवाल का कहना है कि वह जनता की अदालत में आ चुके हैं। अपने गुनाहों या बेगुनाही का सारा हिसाब किताब तय करने का जिम्मा उन्होंने दिल्ली की जनता पर छोड़ दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता चुनाव में वोट से बता दे कि वो चोर हैं या ईमानदार हैं। आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये केजरीवाल के लिए दिल्ली का चौथा चुनाव होगा। अभी दिल्ली के चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त है। वैसे तो ये वक्त चुनावी तैयारी के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 4-5 महीने का समय इतना जरूर होता है कि जनता इस दौरान कुछ भी कर सकती है। वो पस्त दिखती पार्टी को सत्ता की बागडोर सौंप सकती है, तो जीत की गारंटी लिए फिरने वाले दलों को जमीन पर भी उतार सकती है। बीजेपी को यकीन था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वो 370 सीटें जीतेगी ही। उसके इस यकीन का आधार पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा था। बेशक पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता इस वक्त भी देश में कोई नहीं है, और चुनाव से पहले तक तो मोदी के सामने कोई दिखता ही नहीं था। बीजेपी को सपने में भी ये नहीं लगता था कि पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली और इस बार 370 सीटें जीतने का विश्वास जताने वाली बीजेपी 240 पर आ जाएगी, यानी कि बहुमत की लक्ष्मण रेखा से भी 32 सीटें कम। लेकिन यही तो लोकतंत्र है। जनता जनार्दन तय कर देती है कि किसकी चुनावी झोली कितनी भरनी है। इसलिए दिल्ली के चुनाव में क्या होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि अभी किसी के लिए आसार दिख रहे हों, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो उसका संसार लुट चुका हो। फिर भी आज की तारीख में दिल्ली के मनोभाव को देखिए और पुराने चुनावों के पैटर्न का अध्ययन कीजिए तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर दिल्ली के लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया और सातों की सातों सीटें सौंप दी, लेकिन ये कोई 2024 में ही नहीं हुआ है। 2014 और 2019 में भी दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी को ही मिली थी, लेकिन 2015 और 2020 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं टिक पाई। 2015 में तो विपक्ष का नेता बनने के लिए वांछित 7 सीटें भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी। तब 70 सीटों में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें। कांग्रेस तो शून्य पर तब ऐसी अटकी थी कि अभी तक वो शून्य दिल्ली कांग्रेस के माथे पर अंकित है। अगले चुनाव में क्या होगा पता नहीं। उसी तरह बीजेपी 2014 की 3 सीटों को 2019 में 8 तक भले ही ले गई, लेकिन उस 8 को वो 36 में बदल देगी, इसके आसार इस वक्त नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जनाधार में कमी है। जनाधार में कमी होती तो लोकसभा की 7 सीटें वो कैसे जीतती। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली की जनता की नजरों में पीएम नरेंद्र मोदी की साख और सम्मान केजरीवाल से कम है, लेकिन लोकसभा से विधानसभा तक आते आते हालात इसलिए पूरे बदल जाते हैं क्योंकि दिल्ली के स्तर पर केजरीवाल के समान कोई नेता बीजेपी में दिखता नहीं। माना कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है जिसमें सारे विधायक समान होंगे और विधायकों का बहुमत जिसे अपना नेता चुन लेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन जनता के बीच चेहरे की काफी अहमियत रहती है। वो अहमियत तब ज्यादा दिखती है जब दिल्ली के चुनाव में सवाल उठता है कि केजरीवाल के सामने कौन। उस कौन का जवाब दिल्ली बीजेपी के किसी भी नेता के पास नहीं है। ये सवाल उसी तरह का है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कौन। वहां भी बीजेपी निरुत्तर हो जाती है, यहां दिल्ली में भी हो जाती है। इस आधार पर देखें तो अभी दिल्ली के आसमान में जैसे चुनावी और राजनीतिक बादल मंडरा रहे हैं, वो लगता है आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीदों की बारिश कर सकते हैं। केजरीवाल को भी लगता है कि दिल्ली के लोग
उन्हें ही चुनेंगे। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली के लोगों ने अगर केजरीवाल को लगातार तिबारा चुन लिया तो क्या इससे उन पर लगे आरोप धुल जाएंगे? क्या उन्हें दोष मुक्त मान लिया जाएगा? कोई दोषी है या निरपराध है, ये तो फैसला इंसाफ की अदालत में होता है। लिहाजा जब तक अदालत से फैसला नहीं आता, केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों के घेरे से नहीं निकल सकते। चुनाव जीतना एक बात है, दोषी या निर्दोष साबित होना दूसरी बात है। 1995 में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन 1997 में चारा घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन उससे हुआ क्या? 2000 में जब चुनाव हुआ तो उसके बाद आरजेडी की फिर से सरकार बन गई और राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बन गई। बिहार के लोगों की पहली पसंद लालू यादव ही बने रहे, लेकिन इससे लालू यादव पर लगे चारा घोटाले के आरोपों के दाग तो नहीं मिट गए। अदालत में मामला चलता रहा, जिसमें लालू यादव दोषी ठहराए गए और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसलिए ये कह देने भर से कि जनता ने जिता दिया, इससे भ्रष्टाचार के आरोप धुल नहीं जाते। हाँ, अदालत ने अगर केजरीवाल को बरी कर दिया तो ये मानना पड़ेगा कि एक ईमानदार नेता को नाहक महीनों जेल में सड़ना पड़ा और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जबकि जनता ने बहुत प्यार के साथ उसे अपना नेता चुना था, जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हुआ था। 1996 में लोकसभा चुनाव से पहले हवाला कांड सामने आया। उसमें बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया था। तब आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और ऐलान किया कि जब तक अदालत उन्हें निर्दोष नहीं करार देती तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही संसद में जाएंगे। इसलिए 1996 का लोकसभा चुनाव आडवाणी ने नहीं लड़ा था। कुछ समय बाद ही अदालत ने हवाला कांड में आडवाणी को बरी कर दिया, जिसके बाद 1998 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर केंद्र में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक बने और लगातार 2019 तक सांसद रहे। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, उनकी छवि साफ सुथरी रही है, लेकिन सत्ता के साथ कुछ आरोप उनसे भी चिपकते गए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बंद है। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी कि उसने केजरीवाल के घर पर रेनोवेशन के लिए फर्नीचर भेजे थे, जो रॉल्फ लॉरेन और विजनायर ब्रांड के थे। इतना ही नहीं, 90 लाख रुपए की चांदी की क्रॉकरी भी उन्हें दी थी। चिट्ठी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसा करोल बाग में एक प्रोजेक्ट दिलाने के लिए किया था। उसी तरह अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी केजरीवाल विवादों में आए। ये बात सही है कि जब दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है तो सरकारी फैसला लेने का हक सरकार के मुख्यमंत्री का ही बनता है। क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए उपराज्यपाल का दखल कई बार बढ़ जाता है। जब उपराज्यपाल ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा अपने पास ले लिया तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही उपराज्यपाल के लिए भी निर्देश दिया कि वो राज्य सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन इस आदेश के आने के कुछ समय बाद ही केजरीवाल ने, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के इस फैसले पर रोक लगा दी। ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी पर एक संगीन आरोप इसी साल वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ने लगाया कि आपने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तान आतंकी संगठन से $16 मिलियन की रकम ली थी, जो रुपए में 133 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम होती है। केजरीवाल पर आरोप लगा कि इसका मकसद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई था, जिसे 1993 दिल्ली धमाकों में दोषी ठहराया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ तब एनआईए की जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन आप इसे साजिश बताते रही। पिछले साल ही केजरीवाल तब विवादों में घिर गए जब मीडिया में एक खबरें छपी कि अपने मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि घर काफी पुराना था, इसलिए खर्च किया गया। जिन लोगों ने हलफनामे पर कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, हम सामान्य तरीके से रहेंगे, आज उनकी मानसिकता में इस प्रकार का रेनोवेशन हुआ है कि 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के कोविड काल में खर्च किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं और अश्लील खर्च किए जाते हैं। करोड़ों रुपए के मार्बल लगते हैं,
कहते हैं छत गिरने वाली थी तो इसलिए करोड़ों रुपए के मार्बल लगा दिए जाते हैं। इन सबसे अहम है नई शराब नीति पर उठा तूफान, या कहें कि घोटाले का तूफान, जिसने केजरीवाल की कुर्सी की कुर्बानी ले ली। 2021 में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लाई। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल ने इसमें गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किए। केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मनीष सिसोदिया भी हुए, जो आबकारी मंत्री थे, लेकिन ईडी और सीबीआई ने घोटाले का मास्टरमाइंड केजरीवाल को बताया। केजरीवाल इस मामले में 177 दिनों तक तिहाड़ में रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन आरोप तो है ही। अब इन्हीं आरोपों को ढाल बनाने की जगह केजरीवाल ने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपना मारक हथियार बना दिया है। उसे आधार बनाकर वो सीधे दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं कि क्या 2 करोड़ लोग उन्हें ईमानदार मानते हैं, और अपनी ईमानदारी के सबूत के रूप में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को पेश कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि केजरीवाल जब ये दावा करते हैं कि उनमें सत्ता का मोह नहीं है, तो ये कितना सही है और कितना सियासी है। ये सही है कि केजरीवाल आज दिल्ली के सीएम नहीं हैं, लेकिन उससे ज्यादा सही ये है कि केजरीवाल आज दिल्ली के सुपर सीएम हैं। आम आदमी पार्टी लोगों में कई आकांक्षाएं जगा कर बनी थी, और फिर सत्ता में भी आई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ये दावा किया कि वो दूसरे दलों की तरह नहीं है। लोकपाल की आकांक्षाओं को हर आंखों में सजाकर वो सत्ता में आई थी। वो ये भाव जगाकर सत्ता में आई थी कि किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति और सत्ता घूमेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। ऐसा लगता है कि आपका वजूद केजरीवाल के वजूद में विलीन हो चुका है। जिस तरह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे तो यही लगा कि ये केजरीवाल का फैसला है, ना कि पूरी आम आदमी पार्टी का। ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि 17 सितंबर को जब केजरीवाल ने नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए अपने घर पर बैठक बुलाई, तो उसमें केजरीवाल ने ही आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर कुछ विधायकों ने सहमति जताई तो बहुत सारे चुप रहे। तब खबर है कि मनीष सिसोदिया ने पूछा कि क्या आतिशी के नाम पर किसी को कोई ऐतराज है, फिर खुद ही बोले कि सभी सहमत होंगे, और इस तरह केजरीवाल की आतिशी के नाम पर लगाई गई मुहर आम सहमति में बदल गई। आतिशी ने भी बहुत निष्ठा जताते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही हैं, वो अपने को सिर्फ चुनाव जितवाने तक सीमित रखेंगी। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। सत्ता का अपना चरित्र होता है। लोकतंत्र में सत्ता विरोधी वातावरण भी बनता है। केजरीवाल 9.5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। अब 6 महीने के लिए ही आतिशी मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपको बहुमत मिले या ना मिले। खुद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो जनता के आशीर्वाद से ही चुनाव बाद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और आतिशी भी साफ साफ कह ही रही हैं कि वो तो चुनाव तक के लिए ही हैं। केजरीवाल ने 9.5 साल तक सत्ता का अमृत चखने के बाद जनता की नाराजगी का विष आतिशी के हवाले कर दिया है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जीती तो इसका श्रेय केजरीवाल को जाएगा, हारी तो आतिशी की छवि खराब होगी। फिर भी आतिशी प्रसन्न हो सकती हैं, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा सुख पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने की अनुभूति में होता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि सत्ता के महाठगनी राजनीति में कल को आतिशी बागी बन गई तो क्या? बिहार में नीतीश कुमार ने जिस जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, या झारखंड में जिस चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो दोनों ही बागी हो गए। ये खतरा है। राजनीति के चतुर सुजान खिलाड़ी केजरीवाल ने इस कांटे को दूसरे कांटे से निकाल दिया है कि चुनाव के नतीजे अगर आपके पक्ष में आए तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिए कि जनता की अदालत में जाने की बात करके केजरीवाल ने अपना राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल किया और इसके लिए आरएसएस को ढाल भी बनाया और हथियार भी। केजरीवाल ने आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरे दलों के नेताओं, पार्टियों, सरकारों को तोड़ रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है?
सवाल नंबर 2, जिन नेताओं को पीएम मोदी या अमित शाह ने भ्रष्टाचारी कहा उन्हें ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो क्या मोदी शाह की इस राजनीति से मोहन भागवत सहमत हैं? सवाल नंबर 3, बीजेपी जब आरएसएस की कोख से पैदा हुई है तो क्या उसे पथभ्रष्ट होने से रोकना भागवत जी का काम नहीं है? सवाल नंबर 4, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, तो क्या मां समान आरएसएस को पीएम का इस तरह आंख दिखाना भागवत को अच्छा लगा होगा? और सवाल नंबर 5, बीजेपी में कानून बना था कि 75 साल का होने पर लोग रिटायर होंगे, जैसे कि आडवाणी, जोशी जैसे बड़े नेता भी हो गए, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर यह नियम लागू नहीं होगा। क्या जो नियम आडवाणी पर लागू हुआ वो मोदी पर लागू नहीं होना चाहिए? जाते जाते इन सवालों से केजरीवाल ने बीजेपी की झील में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया है। अब देखिए कि लहरें किधर से उठती हैं। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।